हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, इससे पहले लेकिन अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप एक बार देख लो, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हमने पूरा फुली कवर्ड अप कर दिया था, जिसके अंदर 14 मार्क्स के आपके सीएम इंटर के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको पता होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो। और उसके बाद हमने लेवी इन कलेक्शन जीएसटी भी कर दिया था। उसके बाद हमारी सीरीज में आज हमारा जो चैप्टर है वो है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसके बाद हमारा वैल्यू सप्लाई और जो है प्लेस ऑफ सप्लाई वो आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई से। इससे पहले यार, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि अगर कोई फिर वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है। और एक और चीज, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आप जाओगे तो मैं डेली के एमसीक्यूज डालता हूँ उसके अंदर, जो कि आपके एग्जाम से बिल्कुल रेलेवेंट है। आप डेली के मैं 4 से 5 एमसीक्यू डालता हूँ, उसे आप सॉल्व करके अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी एक बार आप देख लेना मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के सारे एमसीक्यू। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा ये मेजर करता है कि किस टाइम हमारी लाइबिलिटी अराइज हुई है ताकि हम जीएसटी पे करें। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जो आपकी पे होगी वो आपके नेक्स्ट मंथ होती है। हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे भी। ठीक है, रिटर्न्स वगैरह में। तो हमारा किस महीने में या फिर किस डेट को हमारा पता चले कि हाँ इस दिन आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई है। ठीक है, यानी इस दिन मान लेंगे कि इस दिन आपने सप्लाई किया है। ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा कि हमने सप्लाई कर दिया, हमें पता ही नहीं है कि किस महीने हमें पेमेंट करनी है, किस दिन को हमें लाइबिलिटी अराइज हुई है, हमें पता ही नहीं है। तो ये डिटरमाइन कौन करेगा? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि दो चीजें आती हैं। एक आता है हमारा सेक्शन 12 जो कि हमारा गुड्स के लिए कवर अप होता है, और एक होता है हमारा सेक्शन 13 जो हमारा होता है सब सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सेक्शन 12। अब देखो 12(1) में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 12(1) में कि लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज एंड सप्लाई, मतलब ये फॉलोइंग नीचे जो भी आपके प्रोविजन दिए हुए हैं इसके बेसिस पे आपकी सप्लाई होगी। तो रिलेवेंट है, इसे इग्नोर करना। सेक्शन 12(2) क्या कहता है? ये होता है फॉरवर्ड चार्ज के लिए। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज अगर आपको नहीं पता तो आप पता देख लेना पुरानी वीडियो में, वैसे आपको बता देता हूँ। फॉरवर्ड चार्ज होता है कि अगर ए ने सप्लाई किया बी को गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें जीएसटी कौन पे करेगा? ए पे करेगा। हमेशा सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो जीएसटी पे करता है। हम अगर कहीं से किसी मॉल से सामान खरीद के लाते हैं तो हम गवर्नमेंट के पास पे नहीं कराते टैक्स। कौन पे कराता है? जिससे हम खरीद के लाते हैं, सप्लायर। ठीक है, तो वो होता है फॉरवर्ड चार्ज। और रिवर्स चार्ज क्या होता है? जिसके अंदर हम कहीं से खरीद के लाते हैं या कोई सामान सर्विसेज लेते हैं और हम ही उसकी पेमेंट जाकर के गवर्नमेंट को करते हैं, टैक्स की पेमेंट, उसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, कब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे? द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इनमें से दो चीजें अर्ली होंगी। क्या? जो सबसे पहले होगा, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। मतलब जिस दिन हमने इनवॉइस इशू किया, या हमें सेक्शन 31 के जो अंदर है उसमें इनवॉइस कब हमें इशू करना था उसके अकॉर्डिंग। तो इससे पहले हम एक बार सेक्शन 31 देख लेते हैं। सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है कि टाइम लिमिट फॉर इशू इनवॉइस, कब तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। मतलब अगर जनरली मैं बात करूं कि मैं अगर कोई गुड सप्लाई कर रहा हूं किसी को, तो फिर मुझे कब तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आज मैंने कॉन्टेक्ट हुआ, आज मैंने सामान भी भेज दिया और मैं इनवॉइस अपनी मर्जी से करूंगा। नहीं, ये एक लिमिट बताई गई है जो एक सेक्शन 30 में, कि हाँ इस दिन तक आपको इशू कर देना है इनवॉइस गुड्स के केस में। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इफ गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मान लो कि मैं चेयर सप्लाई करता हूँ या टेबल सप्लाई करता हूँ, मतलब ऐसे गुड्स जो कि जिसमें मूवमेंट होता है, जो कि मेरे गोडाउन से निकलते हैं, मेरी फैक्ट्री से निकल जाते हैं या मेरे दुकान से निकल जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या मानेंगे कि बिफोर और ऑन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। मतलब जिस दिन आपने गुड्स को भेज दिया ना अपने गोडाउन से या अपनी दुकान से, या रिमूव कर दिया, उस दिन या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस रेज कर देना है। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर अगर जनरल तरीके से देखूं, देखो इस चैप्टर को बिल्कुल जनरली देखना। अगर मैं जनरल तरीके से देखूं तो अगर मैं अपने गुड्स को मैं आगे किसी को सप्लाई कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इनवॉइस जिस दिन मैं सामान भेज रहा हूं उस दिन या उससे पहले इनवॉइस रेज कर देना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा कोई ऐसा गुड्स है जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब मैं डिलीवरी दूंगा ना उसकी, उस गुड्स की, उससे पहले या उस दिन मुझे इशू कर देना है इनवॉइस। ठीक है, दो चीजें क्या हुई, अगर गुड्स में मूवमेंट है, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो जिस दिन रिमूवल हुआ गुड्स उस दिन या उस दिन से पहले। अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है, इमूवेबल गुड्स है, तो जिस दिन डिलीवरी दे दी हमने उस गुड्स की उस दिन। ठीक है, यानी इफ इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल से पहले या उस दिन। अगर मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन डिलीवरी दी उस दिन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स।
अब आपने देखा होगा जैसे कि मतलब आपका न्यूज़पेपर वाला आपको रोज रोज न्यूज़पेपर दे देता है, तो रोज तो आपको इनवॉइस नहीं देता, ठीक है? या दूध वाला आपको रोज दूध दे देता है, तो इनवॉइस तो रोज नहीं देता, ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी कि स्टेटमेंट देगा तब हम पेमेंट करते हैं, या फिर कभी पेमेंट कर देते हैं फिर बाद में स्टेटमेंट देता है। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और एज द केस में बी पेमेंट इज रिसीव्ड। यानी कि इस केस में क्या है कि अगर आपका दूध वाला या न्यूज़पेपर वाला जब आपको स्टेटमेंट देता है कि हाँ भैया ये लो आपका पूरे महीने का या फिर पूरे इतने 10 दिन का या 15 दिन का इतना है, तो जिस दिन वो स्टेटमेंट देगा उस दिन कर दो, उससे उस दिन या उससे पहले, या जिस दिन पेमेंट आप कर रहे हो उस दिन से उस दिन पहले कर लो, ठीक है? जिस दिन पेमेंट मिल गई या फिर जिस दिन आपका स्टेटमेंट दे रहे हो उस बंदे को, मतलब कि अगर मैं मान लो कि मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध वाला आगे सप्लाई करता हूँ, तो मैं हर 10 दिन बाद में उसको स्टेटमेंट दे देता हूँ कि भैया आपका 10 दिन का इतना हिसाब हो गया, ठीक है? तो मैं गवर्नमेंट क्या कहती है कि 10 दिन उस दिन जिस दिन आप स्टेटमेंट दे रहे हो उस दिन से पहले कर दो या उस दिन कर दो, या फिर आपको जब पेमेंट जिस दिन दे रहे हैं उससे पहले कर दो। मतलब जनरल देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे पास पैसा जल्दी से जल्दी आ जाए, तो वो ये बोलेगी ना कि हाँ आप या तो स्टेटमेंट दे दिया आपने या फिर पेमेंट आपके पास आ गई उससे पहले कर दो, ठीक है? ये कंटिन्यूस सप्लाई गुड्स के अंदर आता है। उसके बाद क्या होता है, वेयर गुड्स आर बीइंग सेंट फॉर टेकन और अप्रूवल सेल और रिटर्न। जो आपने देखा होगा गुड्स सेंट होता है कि सेल और अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है? उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास 6 महीने की लिमिट है। अब देखो, आर रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। मतलब क्या है कि आपको एक टाइम लिमिट दे दी कि गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि हमने भैया उसको भेज दिया सामान, अब वो अप्रूवल देगा तब हम भेजेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है कि कब तक अप्रूवल देगा हमें कोई पता ही नहीं है, तो हमने एक लिमिट लगा दी कि 6 महीने के अंदर वो उसे देना है। अगर ठीक है, 6 महीने के अंदर अगर उसने दे दिया तो जिस दिन उसने अप्रूवल दिया उस दिन मान लेंगे कि आपको इनवॉइस रेज कर देना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने किसी श्याम को अगर मैंने भेजा है कि भैया ये लो चेयर और इसको पसंद आया तो फिर मुझे आप बता देना कि मैं आपको मान लूंगा कि आपकी सेल हो गई। तो जिस दिन उसने मुझे बताया, और नहीं तो मैं बोलूंगा कि भाई मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं लूंगा। 6 महीने हो गए तो छठे मतलब जिस दिन 6 महीना हो रहा है उससे पहले आपको कर देना है, ठीक है? तो 4 केसेस में आपके इनवॉइस कब को इशू होने चाहिए। अगर मूवमेंट है तो डेट और रिमूव बिफोर डेट और रिमूवल। अगर मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन डिलीवरी होगी गुड्स की उस दिन आपको इनवॉइस इनवॉइस रेज करना है। ये हम टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस की बात कर रहे हैं। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो स्टेटमेंट हमने जब डिलीवर कर दी या पेमेंट हमें मिल गई उससे पहले। और अगर सेल और अप्रूवल बेसिस का है तो 6 महीने का टाइम दिया या फिर उससे पहले अगर उसने अप्रूवल दे दिया तो उस दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना है, ठीक है? तो हमने इसमें क्या कर दिया, सेक्शन 31 में हमने पढ़ा कि हमें किस दिन हमें इनवॉइस इशू करना है, ठीक है? आप देखो यहाँ पढ़ो, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। क्या? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर द लास्ट डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब जिस दिन आपने इशू ऑफ इनवॉइस कर दिया उस दिन मान लेंगे, या फिर जिस दिन आपको एक्चुअली करना चाहिए था उस दिन मान लेंगे, ठीक है? अब इस केस में देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये ए है सप्लायर, ठीक है? इसने क्या किया, इसने 7th ऑफ अगस्त को क्या किया, इशू किया, मतलब सप्लाई किया गुड्स, सप्लाई गुड्स मतलब रिमूवल किया। और इसे क्या है, इसने इनवॉइस का इशू किया एक्चुअल में, इसने इनवॉइस एक्चुअल में इशू किया 15 सितंबर, ठीक है? अब इस केस में देखो हम क्या कह रहे हैं कि हम टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 15 सितंबर, या फिर द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस एज पर सेक्शन 30। लास्ट डेट क्या थी, हमने देखा था कि रिमूवल ऑफ गुड्स है, हाँ है। इस दिन कब आपका इशू होना चाहिए, जिस दिन आपने रिमूवल किया उस दिन या उससे पहले। तो यानी कि आपको 7 अगस्त को आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, आपने कब किया, 15 सितंबर। तो दोनों में से अर्लियर कौन सा है, तो 7th ऑफ सितंबर, 7th ऑफ अगस्त। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, 7th ऑफ अगस्त, ठीक है? वो आपको ये समझ आया हो, ठीक है? फॉरवर्ड चार्ज में हमेशा याद रखना कि जिस दिन हमने इनवॉइस इशू किया, ठीक है, या फिर जिस दिन हमें इनवॉइस इशू करना चाहिए था, कि इनवॉइस कब इशू करना चाहिए था, ये कहाँ बताया गया, सेक्शन 31 में बताया गया। उसमें क्या बताया गया है कि अगर आपका गुड्स रिमूव हो रहा है, आपके रिमूवल ऑफ गुड्स है, ठीक है, तो जिस दिन आपका गुड्स रिमूव हुआ उस दिन या उससे दिन उस दिन से पहले। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन जिस दिन डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई है उस दिन, ठीक है? इस केस में हमने क्या देखा, ए ने सप्लाई किया 7th ऑफ अगस्त को, यानी कि उसने गुड्स कब रिमूव कर दिया, 7th ऑफ अगस्त को। इनवॉइस कब इशू किया उसने, 15th ऑफ सितंबर। इसमें क्या है, उसे इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था, जिस दिन उसने गुड्स रिमूव किया उस दिन या उससे पहले, यानी 7th ऑफ अगस्त को। और उसने एक्चुअल में कब किया, 15th ऑफ सितंबर। तो डेट ऑफ टाइम सप्लाई क्या मानेंगे, दोनों में से जो अर्ली होगा 7th ऑफ अगस्त, ठीक है?
अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये देखो, ये लिखा है कि प्रोवाइडेड सप्लायर और टैक्सेबल गुड्स। हाँ, इसमें देखो क्या है कि अगर मतलब इसको आप ना एक ये समझ के चलना कि एक है नॉर्मल पर्सन, एक है कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन डीलर, और एक है एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, कभी भी देखना गुड्स के केस में ना एक पहले कॉन्सेप्ट आता था कि इसमें 3 कंडीशन आती थी पहले, कि एक कंडीशन और जुड़ जाती थी कि डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये कंडीशन जुड़ जाती थी। मतलब पहले क्या था कि आपके जिस दिन इनवॉइस इशू किया उस दिन, या फिर जिस दिन आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए था उस दिन, या फिर आपकी जो पेमेंट आई उस दिन, इन तीनों में से जो पहले होगा वो। लेकिन जो पेमेंट वाली जो सिनेरियो है ना, ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज से नॉर्मल केसेस में हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मान लो क्या होता क्या था ना कि लोग एडवांस में पैसे दे जाते थे, और बाद में ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के पास एडवांस पैसे आते हैं, उसके बाद फिर वो बाद में पेमेंट करते हैं, वो इनवॉइस इशू करते हैं या फिर गुड्स रिमूव करते हैं। तो उनको पेमेंट पहले आ जाती थी। मान लो कि किसी सप्लायर ने मुझे दे दिया 10 लाख रुपए, ठीक है। अब आने वाले समय में उसने बोला कि भैया मुझे नहीं लेना सामान, आप कर दो। ऑब्वियस सी बात है, हमारी अच्छी जान पहचान है, हम लोग सही से डील रेगुलर डीलिंग करते हैं, तो फिर मैं उसको वापस कर दूंगा पैसे। तो इस केस में क्या होता था कि वो जो डीलर होते थे, जो सप्लायर होते थे, वो बोलते थे कि भैया जिस दिन आप इनवॉइस को आप एक कंडीशन बना के रखो, जिस दिन मैं इनवॉइस इशू करूंगा उस दिन मैं समझ लूंगा कि मेरी सेल हो गई। ऑब्वियस बात है। तो आप इनवॉइस को एक कंडीशन बनाओ, या जिस दिन मैं रिमूव कर दूंगा गुड्स, तो यानी मान लूंगा कि मेरा सामान गया, मेरा सेल हो गया। ठीक है, तो आप इनवॉइस को कंडीशन बनाओ, पेमेंट रिसीव्ड या पेमेंट को आप मत कंडीशन करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू इसे हटा दिया। लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर और जो एक्शनेबल क्लेम में डील करते हैं, एक्शनेबल क्लेम आपको पता होगा, जो लॉटरी बेटिंग ये सब में क्लेम करते हैं, डीलर होते हैं, इनके लिए अभी भी क्या है कि इनके लिए डेट ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, जिस दिन आपको इशू करना चाहिए था, या फिर आपके पास कोई एडवांस आया, डेट ऑफ पेमेंट, उसको आप मानोगे इन तीनों में से अर्ली इस केसेस के लिए। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया इस सेक्शन के अंदर, मतलब ये जो पेमेंट वाली है इसको आप इग्नोर करके चलो। आप सिर्फ ये मानो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो अर्ली होगा उसे हम मानेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपके पास ऑप्शन दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपको कोई 1000 रुपए तक कोई एडवांस आपके पास आ गया, किस केसेस में, इन दोनों के लिए। अगर आपके पास 1000 रुपए तक कोई एडवांस आ गया, तो आप उसको मान सकते हो कि आप उसको जो एडजस्ट कर सकते हो अपने, जैसे कि मान लो कि मैंने सप्लाई किया 2000, मतलब 10,000 रुपए का सामान। ठीक है, किसी ने मुझे 10,500 रुपए दे दिए, बोला कि भैया 500 रुपए ना आप अगली जो सप्लाई करोगे ना उसमें एडजस्ट कर लेना। तो मैं उस 500 रुपए मेरा है कि मैं उसे अगली बार जब मैं अगली बार इनवॉइस रेज करूंगा ना उससे रिलेटेड, तब मैं उसको मान लूंगा टाइम सप्लाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके आते हैं हम रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज हमारा क्या होता है, जिसके अंदर ए सॉरी ए ने सप्लाई किया, सप्लायर, बी रिसिपेंट। अब गवर्नमेंट के पास कौन जमा कराएगा, बी। ठीक है, तो ये होता है आरसीएम। अब आरसीएम में क्या होता है कि किस टाइम मानेंगे कि हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब ये बोलेगा कि जब मेरे पास गुड्स आ गए, गुड्स रिसीव्ड, या बोलेंगे कि जब इसने बुक्स में एंट्री कर दी तब इसने मान लिया कि मेरी पास सामान आ गया, तो एंट्री इन बुक्स, या फिर डेट ऑफ डेबिट इन बैंक। ठीक है, या फिर बोल दिया गया कि जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है ना उससे 31st डे के अंदर, 31st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट। मतलब क्या है कि आपके पास गुड्स आ गया, ठीक है, आपके पास एंट्री बुक्स में हो गई, ठीक है, आपके पास डेबिट इन द बुक्स ऑफ आपके बुक्स, आपके बैंक से डेबिट हो गया वो अमाउंट, ठीक है, या फिर जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ था ना उससे 31वें दिन। ठीक है, इन चारों में से जो अर्ली होगा वो हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। 31st डे वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया 30 दिन के अंदर तो आपका सामान आ ही गया होगा, 30 दिन के अंदर तो आपने पेमेंट कर ही दी होगी, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो इन चारों में कंडीशन में से जो अर्ली होगा वो हम मान लेंगे कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है। क्या याद रखना, जिस दिन इसका सामान आ गया, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन इसने बुक्स में एंट्री कर दी उस दिन मान लिया, या फिर जिस दिन इसके अकाउंट से एक्चुअली डेबिट हो गया पैसा, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस,
हम मान लेंगे कि भैया 30 दिन के अंदर आपके पैसा वैसा कट चुका होगा, आपके पास सामान भी आ गया होगा, ठीक है। तो इन चारों में से जो अर्ली होगा वो मान लेंगे। उसके बाद हमारा आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। वाउचर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ना वाउचर्स मिलते हैं, जैसे अमेजन के वाउचर, डोमिनोज के वाउचर या फिर रेमंड्स के वाउचर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई हम कब मानेंगे? अब इसमें दो कंडीशन, दो केस सिनेरियो है। आपका पहला सिनेरियो क्या है कि आपको एक वाउचर मिला, जैसे अमेजन का वाउचर मिला, तो अमेजन पे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ कोई भी सामान खरीद सकते हो, किसी भी रेट का सामान खरीद सकते हो। तो इसलिए सप्लाई क्या है, डिटरमाइन नहीं है कि ये बंदा खरीदेगा क्या। जिसको मैंने वाउचर दिया वो बंदा खरीदेगा क्या, ये भी डिटरमाइंड ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इस केसेस में जिसमें कि वाउचर हमने दे दिया बट सप्लाई क्या है वो डिटरमाइंड नहीं है, तो इस केस में जिस दिन वो रिडम्पशन करेगा ना, वो हम उस दिन हम मानेंगे कि वाउचर टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ इश्यू वाउचर द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर जिस दिन आपने, और जिस दिन दूसरा केस क्या है कि मान लो मैंने आपको रेमंड्स का दिया वाउचर, तो आपको मुझे पता है कि आप ये बंदा शर्ट ही खरीदेगा या पैंट ही खरीदेगा। तो फिर जिस दिन मेरे को पता है कि भैया आइडेंटिफिएबल है तो वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर हो जाएगा, और अगर डेट ऑफ आइडेंटिफिएबल नहीं है तो फिर डेट ऑफ रिडेम्पशन करोगे ना उस दिन होगा, ठीक है। आप जनरल माइंड लगाओ, मैंने आपको अमेजन का वाउचर दिया, आप, मुझे तो नहीं पता कि आप क्या खरीदोगे, तो फिर मेरे को, मैं किस किस बेसिस पे वो टैक्स मान लो या लाइबिलिटी या टैक्स जमा कराऊं? तो जिस दिन आप रिडीम करोगे ना उस दिन मुझे पता चल गया अच्छा इस बंदे ने ये वाला सामान खरीदा है, तो मैं उस दिन मान लूंगा रिडम्पशन के दिन की। और जिस केस में मुझे पता है कि भैया मैंने आपको रेमंड का वाउचर दिया, अब मुझे पता है कि जाकर के शर्ट ही खरीदेगा, ठीक है। तो फिर मैं डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता चल गया ये रेमंड का खरीदा, तो मुझे उसी हिसाब से आपको टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है, टैक्स देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 12(5). इसमें क्या होता है, वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजन सेक्शन 2, 3, 4, टाइम सप्लाई शैल बी। मतलब सीधी सी बात क्या है कि अगर आप 2, 3, 4 में अगर आप पता नहीं लग पा रहा है कि आपका किस दिन, मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर आप वाउचर के केस में या फिर आप किसी चीज में आप पता नहीं लगा रहा है कि किस दिन टाइम सप्लाई होगा, तो जिस दिन आप उसकी रिटर्न भरोगे ना उस दिन मान लेंगे टाइम सप्लाई, या फिर टैक्स पे करोगे उस दिन मान लेंगे, ठीक है। दूसरा से उसके बाद क्या है कि हाँ, ये अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी वगैरह आपके पास, मान लो कि आपने कोई सप्लाई किया और आपके जो उस पे आपने फिर बाद में कोई इंटरेस्ट का पैसा मिला या कुछ मिला, तो उस केस में मानेंगे कि भैया इंटरेस्ट का पैसा मिला ना, जिस दिन ये मिला आपके पास उसी दिन टाइम सप्लाई मानेंगे। मान लो मैंने सप्लाई किया 10,000 का सामान, ठीक है। मैंने मान लो 10,000 का सामान सप्लाई किया। उस बंदे ने क्या किया कि मैंने उसको बोला कि बिल में मैंने मेंशन किया हुआ था कि आपके पास अगर लेट पेमेंट करोगे तो 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, तो उसने मुझे 1,000 रुपए पेनल्टी बाद में दी। जिस दिन मुझे 1,000 रुपए पेनल्टी मिली ना मेरे अकाउंट में, ठीक है, उस दिन मैं मान लूंगा कि वो सप्लाई हुई है। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेक्शन 31 हमने कर लिया। अब देखो एक एक ये ब्रीफ है, मतलब समराइज है, इसको देखो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसे पहले क्या, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में केस क्या है, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड चार्ज मतलब सिंपल, जिसमें सप्लायर पेमेंट करता है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन उसने इनवॉइस इशू किया, या लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, या उसे जिस दिन इशू इनवॉइस कर देना चाहिए था। किस दिन कर देना चाहिए था? अगर मूवमेंट है तो रिमूवल ऑफ गुड्स, अगर नो कोई मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो जिस दिन वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट देता है उसको, दूध दूध वाला अगर मैं हूं, मुझे अपने आप को समझना दूध वाला, मैं अगर पीरियोडिकल स्टेटमेंट देता हूं तो उस दिन या उस दिन से पहले, या फिर जिस दिन पेमेंट मुझे रिसीव होती है उस दिन से पहले, ठीक है। और अगर अप्रूवल बेसिस वाला सामान मैं भेजता हूँ तो 6 महीने या जिस दिन अप्रूवल मिलेगी उससे पहले मुझे इनवॉइस इशू कर देना है। ये सारे केसेस क्या है, इससे पहले मुझे इनवॉइस इशू कर देना है। और दूसरा केस क्या है कि जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया, दोनों में से जो अर्ली होगा वो हमारा फॉरवर्ड चार्ज में होगा। कंपोजिशन डीलर में और एक्शनेबल क्लेम वाले में मैंने क्या बताया था कि एक कंडीशन और जुड़ जाएगी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होती है, जिस दिन एंट्री हमने बुक कर दी बुक्स में या फिर हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया, ठीक है। याद रखना गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि टैक्स उसका जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। तो वो हमेशा अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग बोलेगी, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, आपको हमेशा ये मान के चलना है कि मान लो कि अगर ए ने सप्लाई किया, ठीक है, बी को, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भैया ए जितनी जल्दी से पैसा हो सके मुझे दे, ठीक है। तो वही बोल रही है कि डेट ऑफ इशू इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस दोनों से पहले जो है वो हम मान लेंगे। उसका रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिवर्स चार्ज में सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर ही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन मेरे पास गुड्स आ गए या फिर जिस दिन मैंने बुक्स में एंट्री कर दी कि भैया से मतलब बाय परचेज की, या फिर जिस दिन मैंने मेरे बैंक से एक्चुअल में पैसा डेबिट हो गया, या फिर जिस दिन इनवॉइस हुआ उससे 30 दिन छोड़ करके 31वां दिन को मैं मान लूंगा कि इशू ऑफ इनवॉइस हुआ है। इन चारों में से जो भी पहले होगा अर्ली ऑफ द फॉलोइंग वो मानेंगे।
उसके बाद वाउचर्स में तो आपको पता ही है, अगर आइडेंटिफिएबल है कि ये बंदा ये रेमंड्स की शर्ट खरीदेगा तो डेट ऑफ इशू। अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है, अमेजन के वाउचर पता नहीं क्या सामान खरीदेगा तो डेट ऑफ रिडम्पशन। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या खरीदेगा, उस पर 28% लगेगा कि 12% लगेगा कि 18% लगेगा, भगवान जाने। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह जो है वो जिस दिन रिसीव्ड होगा उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। एडवांस अगर 1000 रुपए तक का दिया गया है, अब एडवांस वाला केस किस में होगा? सिर्फ इन दोनों इसके केस में होगा, कॉम्पोजिशन डीलर और एक्शनेबल क्लेम वाले डीलर के साथ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल केस में या रिवर्स चार्ज में एडवांस वाला केस नहीं होता, क्योंकि एडवांस ऑफ गुड्स, एडवांस पेमेंट जो होती है गुड्स के केस में नहीं होती। अगर 1000 रुपए तक एडवांस है तो फिर जिस दिन आप इसे अगली में करना चाहो उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ ये इररिलेवेंट है। ठीक है, अब हमारा आता है सेक्शन 13। क्या था? सर्विसेज के लिए। तो वही सिंपल सी बात है, 13(1) में क्या लिखा हुआ है? द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज अराइजिंग आउट ऑफ टाइम सप्लाई, मतलब फॉलोइंग प्रोविजंस में जिस बेसिस पे लिखा हुआ है उस बेसिस पे अप्लाई होगा। 13(2) सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। सर्विसेज के लिए सबसे पहले अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला गया है? किस दिन आप मानोगे कि आपने इनवॉइस इशू कर दिया? सिंपल सी बात है, देखो, रिमूवल ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या है? इसमें आप देखो, इफ इनवॉइस इज इशूड एज पर टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड इन 31। अब टाइम प्रिस्क्राइब 31, कब हमें इशू इन्वेस्ट करना चाहिए? तो पहले 31 ही देख लेते हैं। 31 में लिखा गया है कि आपको इन्वेस्ट कब इशू कर देना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस। मतलब जिस दिन आपकी कंप्लीट हुई ना सर्विस, उससे 30 दिन के अंदर ना आपको इन्वेस्ट इशू कर देना है। ठीक है, अगर बैंकिंग का केस है या एनबीएफसी का केस है तो आपको 45 डेज का दे रहे हैं टाइम, यानी इतने दिन से पहले आपको इन्वेस्ट इशू कर देना है। ठीक है, अब आओ, अगर इन्वॉइस इशू हुआ है एज पर सेक्शन 31, मतलब कि टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस, अब मान के चलो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, आपने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की 15th जैन को। ठीक है, आपको इन्वॉइस इशू कब कर देना चाहिए था? 30 डेज, यानी कि 15th फेब। ठीक है, आपने इन्वॉइस इशू किया मान लो सेकेंड सेकेंड फेब को। ठीक है, उसके बाद आपके पास मतलब पेमेंट आई इसकी 3 मार्च। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? देखो, आपने इनवॉइस टाइमली ऐसा इशू कर दिया, हाँ कर दिया, विद इन 30 डेज हमने कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू इनवॉइस 2 फरवरी, या डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट 3 मार्च, या डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग मान लो आपने कर लिया 28 फरवरी को। ठीक है, तो इन दिनों से पहला क्या है? 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को हम मान लेंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि या तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट, या डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स। मतलब आपने इनवॉइस इशू किया जिस दिन, या फिर डेट आपके पास पैसा आ गया उस दिन, या फिर आपने बुक्स में एंट्री कर दी उस दिन। तीनों में से जो पहले होगा उस दिन हम मान लेंगे कि आपने आपका टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन है। अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू किया, टाइम लिमिट क्या था? 30 डेज नॉर्मल के लिए, और बैंक और एनबीएफसी के लिए 45 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड एज पर सेक्शन 31, यानी कि आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? यानी कि आपने कुछ गलती की है, आपने कुछ गड़बड़ की है, तो हम मानेंगे कि जिस दिन आपका कंप्लीट हो गया ना सर्विस, देखो उसी केस में हम चलते हैं। जैन फेब मार्च, जैन फेब मार्च, इस दिन आपने क्या किया था? 15 जैन को कंप्लीट किया था सर्विस। आपको 30 दिन का टाइम दिया था हमने कि आपको 15 फेब तक आपको इशू करना है। आपने इशू किया? नहीं किया। ठीक है, तो हम आपको ये 30 दिन का टाइम नहीं दे रहे। अब हम मान लेंगे जिस दिन आपने कंप्लीट किया ना सर्विस, उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, तो अगर आपने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, ठीक है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस मान लेंगे, या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मान लेंगे, या डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स अकाउंट, तीनों से जो पहले होगा वो मान लेंगे। ठीक है, तो 30 इसमें क्या हो गया? आपने इनवॉइस इशू नहीं किया टाइमली, यानी 30 दिन के अंदर इशू नहीं किया, तो जिस दिन कंप्लीट हुई उसी दिन मान लेंगे कि आपका ये या फिर पेमेंट आ गई या फिर बुक्स रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, 13(2), फिर इसमें भी आरसीएम में क्या होता है? अर्लियर द फॉलोइंग। सिंपल, उसमें भी इसमें भी आरसीएम वाला सिंपल ही है। जिस दिन मेरे पास क्या हुआ? डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड इन बुक्स अकाउंट, मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया पेमेंट,
या फिर डेट ऑफ पेमेंट एक्चुअली डेबिटेड फ्रॉम द बुक मतलब बैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 61st डेट दे दिया है। ठीक है, यानी 60 दिन का आपको टाइम दिया है। वहां पे क्या था, 31st डे था, यानी वहां पे 30 दिन का टाइम दिया था, लेकिन सर्विसेज के केस में आपको 60 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, आरसीएम के केस में, सर्विसेज के केस में क्या है, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री कर दी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि गुड्स का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो आपको जो गुड्स रिसीव होगा। ठीक है, तो जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री मार दी, या फिर जिस दिन आपके बैंक से पैसा चला गया, या फिर जिस दिन आपके पास इनवॉइस आया, मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, उससे 60 दिन का टाइम दिया। ठीक है, तो आपको कर देना है। मान लो, सॉरी, वही जैन, फेब और मार्च। मान लो आपके पास सर्विस कंप्लीट हुई 15 फेब को। ठीक है, 15 जैन को आपने पेमेंट करी, 28 जनवरी पेमेंट, और आपके बैंक से डेबिट हुआ 1 मार्च, 1 फेब। ठीक है, और 61st डेट फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, और आपके पास इनवॉइस जो है वो इशू हुआ, मान लो 3, मतलब 3 नहीं, मान लो 20th जैन। ठीक है, तो 20th जैन से 60 डेज कहाँ होते हैं, 20 जैन से 25, 25 से 20 मार्च, 20 मार्च। या तो ये होगा, या पेमेंट कब हुई है आपकी, 1 फरवरी को, या फिर आपके अकाउंट में आप मतलब आपने बुक्स रिकॉर्ड कब किया है, 28 जनवरी को। तो तीनों से जो पहले होगा वो आपका ये होगा। यानी कि पेमेंट इन द बुक्स रिकॉर्डेड, या फिर एक्चुअल डेबिट इन द बैंक, या फिर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, सिंपल सा आप एक लॉजिक याद रखो यार, कि अगर गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसके पास पैसा जल्दी से जल्दी आए। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि मैं उसको अगर मान लो इस केस में बोलता कि 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा जनवरी में आना चाहिए था, वो कब आएगा, मार्च में। तो गवर्नमेंट हमेशा अपना चाहती है ना कि फायदा, कि हमारे पास जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए। टीडीएस वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट क्यों बनाए गए, ताकि पैसा जल्दी आए। ठीक है, तो सेम इसमें भी क्या है, हम अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग मान के चल रहे हैं, कि भैया आपके पास पैसा आ गया, मतलब आपने पेमेंट कर दी, उस दिन मान लेंगे, या फिर आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, उस दिन मांग लें, या फिर कुछ नहीं किया तो 60 डेज में तो आपने करना ही करना है। मतलब आप ये मान के चलो कि एक जो रेसिपेंट है वो क्या बोलेगा, कि अगर हम ये वाली केसेस नहीं थे, तो बोलेगा कि भाई मेरे पास तो मेरे पास तो सर्विस आई, मेरे पास तो पेमेंट हुई नहीं है। बोलेगा आपने तो हम बोलेंगे क्या, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपने तो पेमेंट की है, तो आपने मान लिया कि आपने सर्विस प्रोवाइड की है, सर्विस ली है। आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब मान लिया कि हमने आपने सर्विस ली है। और नहीं ली, और नहीं पेमेंट करी, तो भैया जिस दिन आपका इनवॉइस हुआ उस दिन 60 दिन तो हमने टाइम दिया ना, 60 दिन के अंदर आप 60वें दिन मतलब 61वें दिन आपको मान लेंगे कि अपना इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कि अगर अनेबल टू आइडेंटिफाई, इफ अनेबल टू आइडेंटिफाई एज पर द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स इन अकाउंट, तो वही अगर आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, कि बुक तो मतलब कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आप किस केस में, मतलब कब है आपका क्या बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर कब है आपकी पेमेंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपने एंट्री मारी है ना, मतलब आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है, वही आपका टाइम सप्लाई है। मतलब आपके पास कोई केसेस नहीं है, सिर्फ आपके पास ये है बुक्स ऑफ एंट्री। अब देखो, अगर आप इंपोर्ट और सर्विस करते हो, अगर मान लो आपने किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, मतलब मान लो कि मैं इंडिया में बैठा हूं, मैंने अपने किसी यूएसए में एसोसिएटेड एंटरप्राइज से मान लो कुछ सर्विसेज ली। एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है, रिलेटेड, सीधे बात याद रखना, रिलेटेड समहाउ, मतलब उसका शेयर है, उसके मैंने ले रखे हैं, या किसी भी रिलेटिव है, या कैसे भी है, तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना जाता है, मतलब लिंकेज है हमारे नेक्सस है। ठीक है, अगर मैं उससे सर्विसेज सप्लाई ले रहा हूँ, तो इसके में टाइम सप्लाई क्या होगा, टाइम सप्लाई विल बी अर्लियर और रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट और डेबिट ऑफ पेमेंट। मतलब मैंने बुक्स में अगर जिस दिन रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने सप्लाई सर्विसेज ली है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ भैया टाइम सप्लाई मान लिया, हमें पैसे दो। ठीक है, अगर मैं नहीं मान रहा, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पेमेंट बैंक से पेमेंट चलेगी, तो उस दिन गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया आप तो आपके बैंक से पेमेंट चलेगी, पैसे दो। तो दोनों दोनों में से जो पहला हो रहा है, गवर्नमेंट सबसे पहले आ जाएगी, पैसे दो। ठीक है, तो अर्ली ऑफ द फॉलोइंग क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री, या फिर डेबिट ऑफ पेमेंट। ठीक है, सेक्शन 31 हमने पढ़ लिया कि किस दिन आपको सर्विसेज में केस में इनवॉइस इशू रेज कर देना चाहिए, 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन सर्विस नॉर्मल केसेस में, और बैंक और एनबीएफसी में 45 डेज। अब एक आता है इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई सर्विस, मतलब इस केस सॉरी, इसमें हम एक मतलब आगे करना भूल गए थे। टाइम लिमिट टू इश्यू ऑफ इनवॉइस में एक तीसरा केस भी है, कंटिन्यू सप्लाई सर्विस। जैसे कि उसमें था दूध वाला दूध दे रहा है, तो कब उसे इनवॉइस रेज करना देना चाहिए, जब वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट उसको डिलीवर कर रहा है, या फिर उससे पेमेंट रिसीव कर रहा है, दोनों में से जो पहला होगा। सप्लाई के केस में भी ऐसा ही है। अगर मान लो कि मैं कोई सर्विसेज कंटिन्यूस बेसिस दे रहा हूँ, ठीक है,
मान लो लेबर सर्विसेज, घर बनाने की सर्विसेज, ठीक है। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कि एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो कि, और ये हमारा माना जाता है कि 3 महीने से ऊपर की जो सर्विसेज है उसको हम मानेंगे कंटिन्यू सप्लाई सर्विसेज, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने घर बना रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि आप हर 15-15 दिन पे मुझे पेमेंट करोगे, ठीक है। तो जिस दिन वो 15 दिन होगा ना, हर 15 दिन पे, वो उस दिन मेरा टीओएस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पेमेंट की टर्म्स। दूसरा है बिफोर और टाइम ऑफ व्हेन द सप्लायर और सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, बिफोर वेयर द ड्यू, अगर ड्यू डेट पेमेंट में नहीं लिखी, मतलब मैंने बोला कि मैं घर बना दे रहा हूँ आपका, और मेरे सारे लेबर वेबर सारे लगे हुए हैं, और उन्होंने कोई टर्म्स में लिखी कब कब पेमेंट करनी है, उन्होंने मुझे 1 महीने में पेमेंट कर दी, तो उसी दिन मैं मान लूंगा। अगली पेमेंट मुझे उन्होंने 15 दिन पे कर दी, तो 15वें दिन में मान लूंगा। अगली पेमेंट उन्होंने मुझे 4 महीने बाद करी, तो जब महीना होगा, चौथा महीना होगा, तब मैं मान लूंगा। तो जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई तब तक टाइम सप्लाई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं है। गवर्नमेंट देखो अपना हमेशा सोच रही है। पेमेंट टर्म्स लिखी हुई है, हाँ, तो जिस दिन पेमेंट टर्म्स हो गई उस दिन। पेमेंट टर्म्स नहीं लिखी हुई, जिस दिन अगर पैसा आ रहा है उस दिन, ठीक है। और तीसरा चीज क्या है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन इवेंट वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन इवेंट। मान लो लिखा हुआ है कि आपकी जब पेमेंट होगी ना, वो पहला मंजिल बन जाएगी तब आप मुझे पेमेंट करोगे, तो जैसे ही पहला वो माइलस्टोन अचीव हुआ, पहली मंजिल बन गई, मैं टीओएस मान लूंगा। दूसरा क्या है कि अगर आपके मतलब सीढ़ी बन जाएगी, तो फिर आप मुझे पेमेंट करोगे, जिस दिन सीढ़ी बन गई मेरी पेमेंट आ जाएगी, मतलब टीओएस मान लूंगा मैं उसे, ठीक है। इसका भी मैंने एक वो मतलब समराइज वे में आपको बताने की कोशिश की है। देखो, सप्लाई सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में क्या, दो केस, इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट टू इनवॉइस। इनवॉइस इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर टाइम। अगर आपने टाइम क्या है, टाइम याद रखना है, 30 डेज या 45 डेज। 30 डेज इन नॉर्मल, 45 डेज इन केस ऑफ एन बैंक एंड एनबीएफसी। क्या क्या उसने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया? हाँ। अगर कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, या डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स अकाउंट, दोनों तीनों में से जो अर्ली होगा। क्या उसने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया? नहीं। तो 30 दिन वाला फॉर्मेट खत्म। अब जिस दिन कंप्लीशन ऑफ सर्विस हुई है उस दिन, या डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ एंट्री, दोनों में से जो, तीनों में से जो अर्लियर है वो, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। जैन फेब मार्च, ठीक है। जैन फेब मार्च, 15 जनवरी सर्विस कंप्लीट। कब तक मुझे इशू कर देना चाहिए था एज पर सेक्शन 31? 15 फेब इनवॉइस कर देना चाहिए था। मैंने कब कर दिया? मैंने 28 जैन को इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है। पेमेंट कब आई मेरे पास? पेमेंट आई मेरे पास 20 फेब। बुक्स में एंट्री मैंने कब की? 3 मार्च। बुक्स, पेमेंट, इनवॉइस, तीनों में से मैं क्या मानूंगा कि मेरा सप्लाई है? पहले मैं देखूंगा क्या इसने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया? हाँ किया। अगर किया तो इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट, या बुक्स की एंट्री डेट, तीनों में से अर्ली होगा। अब मानते हैं इसी केस में कि इसने इनवॉइस जो है वो किया 20 जनवरी को, 20 फेब इनवॉइस। क्या इसने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया? नहीं। तो हम क्या मानेंगे? कंप्लीशन ऑफ सर्विस, या पेमेंट एंट्री, या बुक्स, ठीक है। सिंपल बता दिया मैंने। 30 दिन के अंदर आपकी नॉर्मल केस में इशू करना है, बैंक में, एनबीएफसी में, ठीक है। कंटिन्यू सप्लाई में क्या होता है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट, अगर आपका टर्म्स डिफाइंड है तो जिस दिन पेमेंट आ रही है उस दिन। अगर पेमेंट नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो जिस दिन आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो उस दिन। या फिर आपका कोई माइलस्टोन के ऊपर अचीव होता है, तो माइलस्टोन एक मंजिल बन गई, पेमेंट आनी है, तो जिस दिन एक मंजिल बन जाएगी टीओएस मान लेंगे। आरसीएम के केस में क्या है, मेरे अकाउंट में मैंने एंट्री कर दी, रिकॉर्डिंग इन बुक्स। मेरे अकाउंट में मैंने क्या, मेरे पैसे पैसा चला गया, ठीक है। या फिर 61वां दिन, उसके गुड्स में क्या था, 30 दिन, मतलब 31वें दिन। इसमें क्या थे, 60 दिन दिया, यानी कि 61वां दिन आपका टीओएस हो जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट लेट फी, जिस दिन पैसा मिला उस दिन हम टीएस मानेंगे। अदर केसेस में क्या है, उसमें भी जिस दिन रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस दिन मान लेंगे, या फिर जिस दिन टैक्स पे कर रहे हैं उस दिन हम टीओएस मान लेंगे, ठीक है। तो आपका बस यही था, टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब ज्यादा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको मतलब बस एक जनरल माइंड लगा के चलना है, कि ये माइंड में लेके चलना है, गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहती है, पैसा जल्दी आए। अब उस हिसाब से आपको सिनेरियो बनाने हैं, ठीक है। पेमेंट, मतलब पेमेंट, बुक्स अकाउंट,
या फिर इनवॉइस। टाइम लिमिट हमेशा याद रखना, सर्विसेज के इसमें 30 डेज इन नॉर्मल और अदरवाइज 45 डेज इन केस ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी। गुड्स के केस में क्या है, मूवमेंट है तो जिस दिन रिमूवल है, मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन डिलीवरी है, और कंटिन्यू सप्लाई में तो भैया जिस दिन आपने शिपमेंट दे दी या फिर आपके पेमेंट आ गई वो। ठीक है, आप मतलब इसे एक समझ के देखना, गवर्नमेंट के बेसिस पे हमेशा समझना कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, पैसा उसका जल्दी आए, तो जिस दिन वो जल्दी वाली कंडीशन पूरी होगी उस दिन मैं मान लूंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यूएशन सप्लाई करेंगे। तो अगर आप यार एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के वहां पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। मैं डेली के एमसीक्यू डालता हूँ और बढ़िया एमसीक्यू है जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपकी बूस्टअप कर देगी। और मतलब नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं है, ठीक ठाक एमसीक्यूज है जो आपको करोगे तो एग्जाम में आपको बेनिफिशियल भी होंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू जीएसटी मैंने अपलोड किया ही हुआ है, कलेक्शन ऑन लेवी और जीएसटी जो भी सेक्शन 9 है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख लेना। और जैसे ही हमारा ये टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा तो हम इसके फिर एक क्वेश्चंस भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और चैनल को यार लाइक कर देना, मतलब इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है ये बूस्टअप करे और ग्रो करे। ठीक है, उसके मतलब बेसिकली क्या है कि मेरे पास आपके पास कंटेंट बहुत कुछ है। मैं बस मैं मेरा रोड मैप क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि 16 टू 17 तक मैं जीएसटी खत्म कर दूं, ताकि मैं 2 दिन या 3 दिन लगा कर ना कस्टम्स की एक फुल मतलब बढ़िया रिवीजन लेके आऊं, ताकि हमारा 18 टू 19 तक ना हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे एमक्यूपी मैराथन ये सब करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय।